गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीएस मैथमेटिक क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स जो कि भौतिकी के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चनों को कुछ करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है हम लोगों को प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, बिल्कुल आसान तरीके से है ना, प्रकाश का परावर्तन। अब भाई प्रकाश का परावर्तन तो कहते हैं किसको, सबसे पहली बात है ना, तो लेकिन हम उससे स्टूडेंट सबसे पहले हम बेसिक से चलेंगे और बहुत ही आपको पूर्ण रूप से बताएंगे प्रकाश से परावर्तन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है स्टूडेंट की सबसे पहले कि प्रकाश किसे कहते हैं। केयर करने वाली बात है कि सबसे पहला जो है हमारा पास प्रकाश किसे कहते हैं। पहली क्वेश्चन, तो प्रकाश वह माध्यम है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। केयर कीजिएगा, तो प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वही माध्यम है जिसके सहारे हम किसी व्यक्ति को, जैसे आप अभी जो है इसी वक्त क्या कर रहे हैं, लाइट आपकी आंखों पर पड़ रहा है, आपके आंखों पर जो जैसे मोबाइल है तो मोबाइल से लाइट निकल रही है ना, तो इस तरीके से आप इस वस्तु को, इस पर जो भी लिखा हुआ है इसको आप देख रहे हैं, तो उसको हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं या देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, पता ही होगा कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश ना तो तिरछा जाती है, ना तो है ना अप डाउन करके जाती है। प्रकाश जो है हमेशा जो है एक लीनियर रेखा में जाती है, समांतर रेखा जिसको बोलते हैं, सीधी रेखा में जाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है स्टूडेंट वो है आपका प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अब ये भी क्या है भाई, थोड़ा सा केयर कर लेंगे, ये प्रदीप्त क्या होता है और अप्रदीप्त क्या होता है, ये भी बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। प्रदीप्त समझिएगा स्टूडेंट बिल्कुल इजी तरीके से, क्या भाई कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं। अब जैसे मान के चलिए, केयर कीजिएगा, वह ये प्रदीप्त उसको कहते हैं जो मतलब कि वो खुद से क्या करता है, उसमें से लाइट निकलता है, वो स्रोत है कि उससे प्रकाश निकलता है, तो वो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य से लाइट निकलता है, टॉर्च को जब हम जलाते हैं तो लाइट निकलता है, लालटेन को भी जलाते हैं तो मतलब क्या निकलता है, लाइट निकलता है। तो वैसे पदार्थ जिससे क्या निकलते हैं, प्रकाश निकलते हैं, प्रकाश जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम लोग प्रदीप्त कहते हैं, है ना। जबकि जबकि वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे ईंट, पत्थर इत्यादि बहुत सारा जो भी है निर्जीव वस्तुएं, लेकिन एन एग्जाम्पल है ना, केयर कीजिएगा यहाँ पे कि वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे प्रदीप्त कहते हैं, और वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते उसे अप्रदीप्त कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, क्या किरण पुंज, और इसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे कि भाई, क्लियर कर लेंगे कि किरण पुंज आखिर के क्या होता है। किरण पुंज, सबसे पहला स्टूडेंट, किरण पुंज किसे कहते हैं। जैसे मान के चलिए आप लोग के कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा किरण जो है एक रेखा में चलती है, बहुत सारे किरण जो है क्या होता है, गुजरता है। केयर करने वाली बात है, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने डिफिनेशन डाला है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे बहुत सारा किरण जो है एक साथ मिल गया तो उस किरण पुंज का निर्माण करता है स्टूडेंट। बहुत सारा किरण जो है क्या हो जाते हैं, जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये किरण पुंज का निर्माण कर लेते हैं, ये किरण पुंज का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए डिफिनेशन हो जाता है, किरणों के समूह को, किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो है स्टूडेंट आपका 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज एंड समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, चलते हैं देखते हैं भाई कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, तो वैसे किरण पुंज जो किसी बिंदु से फैलती चली जाती है, जो किसी बिंदु से फैलती चली जाती है, वैसे किरण पुंज जो किसी
बिंदु से फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई सेंटर है यहाँ पे, अब इसको से क्या हुआ कि इस डायरेक्शन से क्या होते चला गया, फैलते चला गया, निकलते चला गया, तो इस किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारा किरण निकलता है तो इस किरण पुंज को हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। वैसे किरण पुंज जो किसी बिंदु से फैलती चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, अभिसारी किरण पुंज। तो वैसे किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या, वैसे किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसा मान के चलिए सेंटर है तो उधर से रेखा जो आया इस डायरेक्शन में एक ही बिंदु पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी ये डायरेक्शन जो है इस साइड में आ रहा है, एक ही दिशा में एक ही बिंदु पर आकर के सेंटर पर क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो ऐसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी रेखा बोलते हैं। जो अभिसारी कर रहा है मतलब अभिसारित कर रहा है, ऊपर से आ रहा है और सबको एब्जॉर्ब कर रहा है ना। जैसे सौर प्लेट में देखते हो कि सभी किरणों को एक सेंटर में केंद्र करता है। सौर कुकर आ गया, सौर जो खाना पक जाता है सौर कुकर है ना, सौर वाला सौर में कुकर यानी सनलाइट में अगर धूप निकला हो तो उसमें कर देते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि सभी किरणों को एक जगह इकट्ठी कर देता है ना। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आपका है वह है समांतर किरण पुंज। वैसे किरण पुंज समझिएगा, वैसे किरण पुंज जिनके बीच की दूरी बराबर रहते हुए क्या हो जाती है भाई, वो सीधी रेखा में चली जाती है, क्या होती है, सीधी रेखा में चली जाती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक रेखा ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, हमेशा जो है इनकी बीच की दूरी जो है स्टूडेंट क्या रहती है, बराबर रहती है, इनके बीच की दूरी क्या रहती है, बराबर रहती है और फैलती चली जाती है सीधी, तो उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, नोट भी कर लीजिएगा आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से, है ना। तो अगला टॉपिक है वो आपका है पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। केयर कीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पारदर्शी के बारे में जानेंगे। तो ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है, वैसा पदार्थ, केयर कीजिएगा, वैसा पदार्थ है ना जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाती है उस पदार्थ को पारदर्शी कहते हैं। जैसे मान के चलिए कोई शीशा है जिसमें पेंट वगैरह पीछे नहीं किया होगा, तो उसमें देखते होंगे कि इधर से ऊपर की वस्तु जो है आसानी से मतलब निकल जाती है, तो उसमें लाइट जो है इस पार से उस पार क्या हो जाती है, इस पर से उस पर आसानी से क्या हो जाती है, निकल जाती है, तो उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जबकि पारभासी किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश कम मात्रा में पार कर पाती है उस पदार्थ को पारभासी कहते हैं। जैसे मान के चलिए जैसे कि कांच है तो ये घिसा हुआ है, क्या है, घिसा हुआ है, तो इससे कुछ ही मात्रा या कम ही मात्रा में क्या होती है, प्रकाश निकाल पाती है। या तेल लगा कागज, जब कागज में आप उसमें तेल लग जाता है तो देखिएगा धुंधला टाइप पर इधर से लाइट जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, कम मात्रा में जाता है। जबकि अपारदर्शी पदार्थ उसको कहते हैं कि उसको कहते हैं वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पार नहीं कर पाती है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, घर हो गया, तो घर पर अगर लाइट मारेंगे तो क्या इस दीवार से उस दीवार में चला जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट नजर आ रहा होगा, इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ने हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आप बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, है ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये आपका टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पूछता है, ऑब्जेक्टिव हमेशा इस चैप्टर से आता है स्टूडेंट। सो बी केयरफुल से पढ़िएगा, सावधानी से पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा आसान तरीके से, नोट भी कर सकते हैं। कह रहा है किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी प्रकाश स्रोत से आती है, जैसे कोई लाइट है ना, प्रकाश स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है ना, तो किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें किसी समतल
सतह से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का हम लोग परावर्तन कहते हैं। अब केयर करने वाली बात ये है स्टूडेंट, देखिएगा, जैसे मान के चलिए समतल दर्पण है ऊपर में, इधर से क्या हो रहा है कि टॉर्च के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा क्या आ रही है? लाइट आ रही है। तो ये जाकर यहाँ पे टकराएगा और टकरा कर क्या हो जाएगा? ये इस दिशा में लौट जाएगा, यहाँ से जाएगा और इस दिशा में क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। जो दर्पण पर टकराता है उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्लियर कीजिएगा, जो दर्पण पर टकराता है, जो दर्पण पर आता है किरण, उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जो लौट कर जाता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। केयर कीजिएगा। और जैसे मान के चलिए आपतित किरण और परावर्तित किरण ये जिस बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। और आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब क्या कहलाता है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है वो अभिलंब कहलाता है, ठीक है। और केयर करने वाली बात दो बात और इसमें और है क्या, कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बना है स्टूडेंट, इसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना हुआ कोण है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये रहा प्रकाश की परावर्तन का फुल टोटल, यहाँ पे मैं ग्राफ बना दिया हूँ, केयर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कुछ इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, आसान तरीके से, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसमें भाई कि ये क्या बोल रहा है। तो ये भी बिल्कुल आसानी टॉपिक बोला, क्या क्वेश्चन नंबर में ध्यान दीजिएगा, बोला कि 6 नंबर में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। अब आप लोग को ये माइंड में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, मतलब टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को, प्रकाश के टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है हमेशा। पहला भाई, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मैंने अभी जस्ट बताया, अभी आपको जस्ट क्लियर करवाया कि ये जो कोण होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो कोण हुआ, ये दोनों कोण जो होता है क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम का चीज बोला भाई, दूसरा नियम यहाँ पे खींचे कर लेंगे। दूसरा नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। सही बात है भाई, यहाँ पे केयर कीजिएगा कि ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है, तीनों एक ही तल में है। तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये रहा आपका दोनों नियम, याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका से पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन टॉपिक नंबर 7 की ओर चलते हैं। टॉपिक नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण की विशेषताएं निम्नलिखित है। समतल दर्पण की विशेषताओं के बारे में लिखना है जो कि निम्नलिखित है। क्या भाई? क्लियर कीजिएगा। पहला क्या है कि आप समतल दर्पण मतलब जो है आप घर में आईना देखते होंगे उसी को समतल दर्पण मतलब। समतल दर्पण में पहला टॉपिक क्या, पहला इसमें विशेषता क्या होता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। स्वाभाविक है, जब आप आईना देखते हैं तो समतल दर्पण में आपका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के अंदर बनता है, अंदर यानी पीछे बनता है। दूसरा टॉपिक, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर। सही बात है कि जितना आपका बॉडी रहेगा उतना ही बराबर का वो क्या देता है? आकार देता है, शेप देता है समतल दर्पण में। थर्ड नंबर क्या विशेषता है भाई कि समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। ये भी बात सही है कि जब आप आईना देखते हैं तो उसमें आपको जब राइट हैंड उठाइएगा तो उसमें बताता है लेफ्ट हैंड, एंड इधर से आप लेफ्ट हैंड उठाइएगा तो आपको उसमें क्या नजर आता है? राइट हैंड नजर आता है। 4 नंबर विशेषता क्या है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। सही बात है। आप ये भी केयर करते होंगे कि जैसे मान के दर्पण के आप नजदीक है, दर्पण के आप नजदीक है तो वो भी जो प्रतिबिंब है दर्पण के नजदीक ही नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे दर्पण के दूर जाएगा तो आपका प्रतिबिंब दर्पण से दूर ही जाएगा। तो ये सेम कुछ विशेषताएं थी, वो केयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं। वो टॉपिक का नाम है क्या? गोलीय दर्पण। अब हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में समझ लेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है भाई, वो भी हम लोग चेक कर लेंगे। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले खोखले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, वैसा दर्पण
जिसका परावर्तक सतह किसी गोले खोखले का क्या होता है, भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जो है स्टूडेंट वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। जैसा कि मैंने बगल के चित्र में आपको दिखाया है क्या कि भाई ये है आपका गोलीय दर्पण। अगर ये पूर्ण रूप से बंधा हुआ है, टूटा हुआ नहीं है, तो ये गोलीय दर्पण हुआ। अब गोलीय दर्पण में दो टाइप्स होते हैं। दो टाइप्स कौन, एक तो अब उत्तल दर्पण और एक होते हैं अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण होते हैं, एक अवतल दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण का जो क्या होता है, परावर्तक सतह होता है, ये वाला टकराने वाला सतह, ये धंसा होता है। जबकि उत्तल दर्पण का जो है उससे उत्तल और उत्तल से उसे उठा भी और उससे उत्तल भी, है ना। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है ये उठा होता रहता है, और अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है स्टूडेंट वो धंसा होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की विशेषताएं में भी पूर्ण रूप से मैं स्पष्ट बता दिया हूँ कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। सही बात है, ये देखिए परावर्तक सतह क्या है, इसमें धंसा हुआ है, तो उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण उसको कहते हैं ऐसा गोलीय दर्पण, एक मिनट, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण, उसे उत्तल और उसे उठा हुआ। तो ये आपको डिफिनेशन बताता है ना। तो इससे ये क्या हो गया, उठा हुआ जिसका परावर्तक सतह रहेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। और जिसका जो है परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये केयर करने वाली बात हो गई। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है स्टूडेंट प्रतिबिंब। बिल्कुल इजी तरीका से भी है क्वेश्चन। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब जो हमारा जो है क्या बनता है, प्रतिबिंब देखते होंगे कि समतल दर्पण में क्या होता है, जब हम खड़ा होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। तो प्रतिबिंब आखिर किसको कहते हैं, तो समझिएगा लैंग्वेज के अनुसार, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब जो होता है स्टूडेंट वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं स्टूडेंट, दो प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन, वो आपको नजर आ रहा होगा भाई। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उसको कहते हैं जो, यहाँ पे केयर कीजिएगा, मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जो कि वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यहाँ पे कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब करते हैं। और एक नोटिफिकेशन यहाँ पे है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जबकि यहाँ पे देखिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या होता है स्टूडेंट, काल्पनिक प्रतिबिंब, यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, एकदम सेम टू सेम लैंग्वेज, कोई नहीं रोक सकता है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर ये मिलती हुई प्रतीत होती है, भाई मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला टॉपिक है आपके पास स्टूडेंट, आवर्धन। आवर्धन, आवर्धन क्या होता है भाई, आवर्धन किसे कहते हैं, केयर कीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जितना भी मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ स्टूडेंट, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसको शेयर लाइक जितना भी करना है वो कर लीजिए, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, साइंस से रिलेटेड। देखिए क्या बोल रहा है, आवर्धन। आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब फुल कोर्स यहाँ पे जैसे फुल डिटेल्स बताना यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी से मैं क्रॉपिंग करता हूँ। क्रॉपिंग करने के बाद जो भी आपका प्रोसेस होता है मैं यहाँ पे टाइपिंग करके लिखता हूँ, है ना। तो
उसको पूरा हम लोग को संभव नहीं हो पाता जो ऑफलाइन में हम लोग समझा पाते हैं। ऑफलाइन में कुछ अलग होता है और जो भी डिफिनेशन रहता है मैं इस पर बता देता हूँ, ऑनलाइन में संभव हो जाता है डिफिनेशन, है ना। केयर कीजिएगा, फिर भी समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास है। आवर्धन क्या होता है भाई कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है और m बराबर होता है माइनस भी बटा यू। m बराबर क्या होता है माइनस भी बटा यू। भी क्या होता है प्रतिबिंब और यू क्या होता है वस्तु दूरी। याद रखिएगा, कभी कभी कोई भी स्टूडेंट ये भी केयर कर लेते हैं, क्या सर थोड़ा सा यहाँ पे केयर कीजिएगा, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। चिन्ह परिपाटी में बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं क्या होते हैं गड़बड़ा जाते हैं, तो चिन्ह परिपाटी में आप कभी भी नहीं गड़बड़ाइएगा, वो केयर करने वाली बात ये है भाई, केयर कीजिएगा। ये होता है आपका ई पॉइंट, मैं बता रहा हूँ पूरा। ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है बाई डैश एंड ये होता है बाई। याद रखिएगा, यहाँ पे मान के चलिए मैंने ले लिया क्या भाई, इसको मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में वस्तु दूरी इधर रहेगा, वस्तु इधर रहेगा, तो वस्तु दूरी इधर जो एक्स होता है वो माइनस होता है और इधर एक्स होता है प्लस, ऊपर में बाई प्लस और नीचे में बाई जो होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे केयर करने वाली बात ये हो गई। सर ये हमको क्यों बता रहे हैं, तो क्योंकि चिन्ह परिपाटी में बहुत से स्टूडेंट का गलत होता है। अब यहाँ देखिए अवतल दर्पण में वस्तु यहाँ रहता है, तो वस्तु दूरी क्या होती है ऋणात्मक या धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, स्वाभाविक है क्योंकि वस्तु आगे है। और जैसे जैसे मान के चलिए वस्तु की ऊंचाई ऐसे रहेगा, तो वस्तु की ऊंचाई नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये देखिए ऊपर में क्या है प्लस, तो यानी वस्तु की ऊंचाई प्लस में और प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे जा रहा है, तब नीचे की ओर क्या है माइनस है, तब प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में होता है ना। तो इस मेथड के द्वारा कोई भी दर्पण ले लीजिए, इस मेथड के द्वारा आप चिन्ह परिपाटी नहीं भूल सकते जिंदगी भर। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।